हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो अपनी पिछली वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे विनिमय पत्र संबंधित कुछ नई चीज़ों के बारे में, कुछ दूसरी चीज़ों के बारे में। तो जिसमें सबसे पहले हमारा है विनिमय पत्र और प्रतिज्ञा पत्र में अंतर। जैसे कि ये दोनों ही जो है वो एक लिखित आश्वासन के रूप में कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी इन दोनों में भी कुछ ना कुछ डिफरेंस है। तो आइए देखते हैं वो क्या है। सबसे पहले कि इसका जो लेखक होता है विनिमय पत्र का, वो विक्रेता होता है या फिर ऋण देने वाला होता है, जबकि प्रतिज्ञा पत्र का जो लेखक होता है वो हमेशा ऋणी होता है। जो विनिमय पत्र होता है इस पर स्वीकृति आवश्यक होती है, जबकि प्रतिज्ञा पत्र पर स्वीकृति आवश्यक होती ही नहीं, मतलब स्वीकृति इस पर होती ही नहीं। क्योंकि देखिए क्यों, क्योंकि जो विनिमय पत्र ये लेखक लिखता है, ठीक है। लेखक यानी कि जो लेनदार होता है वो लिखता है, तो देनदार पैसा देगा कि नहीं देगा इस हिसाब से, इसलिए इसे स्वीकृति देना आवश्यक होता है। लेकिन जो प्रतिज्ञा पत्र होता है वो स्वयं कौन लिखता है? ऋणी, यानी कि जिससे पैसा वापस करना। तो जब वो खुद ही ये लिख रहा है कि हम इस टाइम पे ये पैसा दे देंगे, तो इसमें लेनदार को तो कोई आपत्ति उतनी होनी नहीं चाहिए, तो इसलिए इसकी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। विनिमय पत्र में हमेशा 3 पक्ष होते हैं, जबकि प्रतिज्ञा पत्र में 2 ही पक्ष होते हैं। इसका जो लेखक होता है विनिमय पत्र का, यदि स्वीकृति के बाद जो बिल है वो अपने पास रखे तो भुगतान प्राप्तकर्ता हो सकता है। यानी कि जो लेखक होता है अगर बिल अपने पास ही रखता है दे तिथि तक, तो प्राप्तकर्ता यानी कि जो भुगतान पाने वाला भी वही व्यक्ति होगा। जबकि प्रतिज्ञा पत्र का लेखक कभी भी भुगतान पाने वाला नहीं होता, वो हमेशा ही भुगतान देने वाला होता है। जो विनिमय पत्र है इसके अगर ये अनादृत हो गया यानी कि कैंसिल हो गया है किसी भी वजह से, तो इसकी सूचना जो होती है वो देना बहुत ही आवश्यक होता है, जबकि प्रतिज्ञा पत्र के अनादृत होने की सूचना नहीं दी जाती है। विनिमय पत्र जो होता है एक हमारा ये लिखित आदेश के तौर पे होता है, जबकि प्रतिज्ञा पत्र एक लिखित प्रतिज्ञा होती है। विनिमय पत्र के अनादृत होने पे नोटिंग कराया जा सकता है, यानी कि इसको रजिस्ट्रार के पास जाकर के इसका नोट डाउन कराया जा सकता है, लेकिन जो प्रतिज्ञा पत्र होती है उस पर नोटिंग की आवश्यकता नहीं होती है। विनिमय पत्र की जो परिभाषा है वो विनिमय साध्य पत्र अधिनियम की धारा 5 में दी गई, जबकि इसमें जो है वो धारा 4 में दी गई है। विनिमय पत्र जो होता है उसमें दर्शनी विनिमय पत्र जो होता है इस पर टिकट या स्टाम्प नहीं लगता है, जबकि प्रतिज्ञा पत्र में प्रत्येक प्रकार के प्रतिज्ञा पत्र पर स्टाम्प यानी कि टिकट लगाना क्या होता है? अनिवार्य होता है। तो ये कुछ छोटे छोटे अंतर थे विनिमय पत्र और प्रतिज्ञा पत्र के मध्य। आइए अब चलते हैं विनिमय पत्र और हुंडी में अंतर की ओर। तो विनिमय पत्र और हुंडी में अब क्या डिफरेंस होता है? तो विनिमय पत्र जो होती है वो हमेशा मेनली अंग्रेजी भाषा में लिखी जाती है, जबकि हुंडी जो होती है ये भारतीय भाषा जैसे कि हिंदी, मुड़िया और जो भी भारतीय भाषाएं अन्य होती हैं उनमें लिखी जाती हैं। विनिमय पत्र जो होता है ये हमेशा शर्त रहित होता है, और हुंडी शर्त रहित या फिर शर्त युक्त दोनों प्रकार की हो सकती है। विनिमय पत्र का प्रयोग देश और विदेश दोनों में होता है, क्योंकि हुंडी हमेशा मेनली भारतीय भाषा में होती है, तो इसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ भारत में ही होता है। और विनिमय पत्र जो होती है इस पर स्वीकृति की आवश्यकता होती है, जबकि हुंडी पर स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। विनिमय पत्र में जो राशि होती है उसका उल्लेख शब्दों एवं अंकों में केवल 2 बार होता है, जबकि हुंडी में जो उल्लेख होता है वो आधा व चौथाई करके भी लिखा जाता है। विदेशी विपत्र जो होती है उसमें क्या होती है, उनमें 3 प्रतियाँ तैयार की जाती हैं। जो विदेशी अगर विपत्र है तो विनिमय पत्र की 3 प्रतियाँ तैयार की जाती हैं, जबकि हुंडी तो विदेशी हो भी नहीं सकती, इसलिए इसकी हमेशा एक ही प्रति तैयार की जाती है। विनिमय पत्र के भुगतान के लिए अनुग्रह दिवस के रूप में 3 दिन दिए जाते हैं, जबकि हुंडी में अनुग्रह दिवस देने के लिए कोई भी रीति नहीं है। जो विनिमय पत्र होता है इसके अनादरण होने पर आलोकन व प्रमाणन करना आवश्यक होता है, जबकि इसमें आलोकन व प्रमाणन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। विनिमय पत्र जो होता है ये विनिमय साधित प्रलेख अधिनियम द्वारा शासित होता है, और हुंडी पे कोई भी अधिनियम लागू नहीं होती है। विनिमय पत्र में इष्ट देव आदि किसी का भी प्रयोग नहीं किया जाता, जबकि हुंडी में इष्ट देव के नाम का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा विनिमय पत्र और हुंडी के बीच कुछ अंतर थे। लास्ट है हमारा चेक और विनिमय पत्र में अंतर। तो चेक और अगर विनिमय पत्र में अंतर देखिए तो चेक जो होता है वो हमेशा बैंक पर लिखा जाता है, जबकि विनिमय पत्र किसी व्यक्ति अथवा संस्था पर लिखा जाता है। चेक पर टिकट नहीं होता है, जबकि विनिमय पत्र में मूल्य के अनुसार टिकट होता है। चेक में स्वीकृति की आवश्यकता नहीं पड़ती है, विनिमय पत्र में स्वीकृति आवश्यक होती है। चेक का भुगतान जो होता है वो बैंक में उपस्थित होने पर किया जाता है, जबकि विनिमय पत्र का भुगतान दर्शनीय हो या फिर मुद्दती हो, ये निश्चित अवधि के बाद होता है। चेक का रेखांकन किया जा सकता है, जबकि विनिमय पत्र में कोई भी रेखांकन प्रयोग नहीं होता है। चेक का जो लेखक होता है वो खाताधारी यानी कि जिसका अकाउंट हो बैंक में वो हो सकता है, जबकि विनिमय पत्र का लेखक जो होता है वो हमेशा ही जो ऋण दे रहा है या फिर उधार दे रहा है वो होता है। चेक में भुगतान की जो भुगतान तिथि होती है उस पर प्रस्तुत नहीं अगर किया गया है तो लेखक का दायित्व तो क्या होता है, बना ही रहता है, यानी कि उसे बिल का जो चेक होता है उसका पेमेंट उसे बाद में ही सही लेकिन करना ही होता है। जबकि अगर विनिमय पत्र भुगतान तिथि पर उपस्थित नहीं हो रहा है तो लेखक का दायित्व इसमें कुछ भी नहीं रहता है। इसके बाद है कि अगर चेक जो है अनादृत हो जाए यानी कि उससे बैंक से कैंसिल कर दिया जाए चेक को, तो इसके प्रमाणन की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है, जबकि बिल के अनादरण पर इसके प्रमाणन की आवश्यकता होती है। चेक में अनुग्रह दिवस की कोई भी वैल्यू नहीं होती है, जबकि विनिमय पत्र में अगर मुद्दती विनिमय पत्र है तो इसमें अनुग्रह के 3 दिन दिए जाते हैं। और लास्ट है हमारा कि चेक के भुगतान से पूर्व इसका भुगतान रोका जा सकता है। ठीक है, अगर चेक का भुगतान अगर कोई व्यक्ति कराने जा रहा है तो जो चेक का लेखक है वो चाहे तो बैंक को इन्फॉर्म करके उसका भुगतान क्या कर सकता है, रोक सकता है, जबकि विनिमय पत्र का भुगतान रोका नहीं जा सकता।
तो ये हमारे 3 तरीके से विनिमय पत्र से संबंधित अंतर थे। विनिमय पत्र और प्रतिज्ञा पत्र में अंतर, हुंडी में अंतर और चेक से अंतर। नेक्स्ट है हमारा बैंक द्वारा विनिमय पत्र की स्वीकृति या बेचान। देखो मेनली नॉर्मली क्या होता है कि जो बिल विनिमय पत्र है उस पर स्वीकृति कौन देता है, आहरी देता है, यानी कि ड्रावी देता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ड्रावी की ओर से बैंक भी क्या करता है, विनिमय पत्र पर स्वीकृति देता है। तो इस तरीके के जो हमारे विनिमय पत्र होते हैं जिन पर बैंक स्वीकृति देता है, तो इन्हें सुरक्षा की दृष्टि से क्या किया जाता है, बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसमें थोड़ा ये बहुत ज़्यादा ही चांसेस रहते हैं कि हमारा भुगतान हमें टाइम पर क्या होगा, मिल जाएगा। और अगर बैंक चाहे तो बैंक भी विनिमय पत्र का बेचान कर सकते हैं, यानी कि बैंक भी किसी और को वो विनिमय पत्र दे सकता है, हस्तांतरित कर सकता है। और बैंक के लिए ये जो विनिमय पत्र होता है ये दायित्व और संपत्ति दोनों का ही कार्य करता है। दायित्व का कार्य इसलिए करता है कि देय तिथि पर उसे इसका भुगतान करना होगा, और संपत्ति के तौर पर इसलिए कार्य करता है कि देय तिथि पर उसे ड्रावी से क्या होगा, पैसा मिल जाएगा। तो ये हमारा हो गया बैंक द्वारा विनिमय पत्र की स्वीकृति और बेचान। फिर है हमारा अनादृत विपत्र, यानी कि डिसऑनर्ड बिल। अनादृत विपत्र जो होता है ये हमेशा 2 प्रकार से हो सकता है। पहला कि जैसे लेनदार जो है उसने बिल लिखा पर देनदार ने क्या किया, उस पर स्वीकृति नहीं दिया, तो बिल क्या हुआ, वो तुरंत अनादृत हो गया, बिल लिखते ही तुरंत अनादृत हो गया। और दूसरा क्या है कि देनदार अगर भुगतान तिथि पर भुगतान नहीं करता है तो क्या होता है, उस टाइम भी क्या होता है कि बिल हमारा डिसऑनर हो जाता है। तो अगर बिल डिसऑनर हुआ है तो क्या होता है कि डिसऑनर होने पर इसका जो लिखित प्रमाण है वो हम नोटरी अधिकारी या फिर विपत्र लोकी से प्राप्त कर सकते हैं, और इस बिल को क्या है, वो जो नोटरी अधिकारी है दोबारा आहारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, यानी कि आहारी जो है वो दोबारा इस पर अपनी स्वीकृति दे सकता है। और इस डिसऑनर को नोट कराने के लिए जो व्यय होता है, जो चार्जेस दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, नोटिंग व्यय या फिर नोटिंग चार्जेस कहते हैं। तो इसी के साथ आज का हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे विनिमय पत्र से संबंधित कुछ जर्नल एंट्री के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।